अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, विच इज़ अबाउट द सॉलिड्स। तो इसके इंट्रोडक्शन में दो चीज़ें लिखी हैं। एक तो उसने लिखा है ग्लासेस जो होते हैं वो एमआरफेस होते हैं, ठीक है, वो क्रिस्टलाइन नहीं होते। और एमआरफेस सॉलिड्स को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़, दो चीज़ें आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हमारे पास कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। उसमें हमारे पास हाई डेंसिटी में हमारे पास लिखा हुआ गए थे कि इसकी हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है, और इसकी डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है। उसके बाद कोलिजन में लिखा है कि इसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन नहीं होती, हमेशा याद रखें। सॉलिड्स में हमेशा हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन होती है, ठीक है। और यहाँ पर उसने लिखा हुआ काइनेटिक एनर्जी, इसमें हमारे पास इट पोजेसेस द ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, मीन्स दैट सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो जस्ट वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, ठीक है। उनमें ट्रांसलेशन या रोटेशनल मोशन नहीं होती, जस्ट वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी या वाइब्रेशनल मोशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कंप्रेशन, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉलिड इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अब यहाँ पर नेक्स्ट वो कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन किया है, डिक्रीज इन द वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन द प्रेशर व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज बाय 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन को यहाँ पर उन्होंने जो है वो डिफाइन किया, वीडियो पास करके आप लोग इसको खुद पढ़ लेंगे। यहाँ पर उसने एक और पॉइंट लिखा है कि सॉलिड चेंजेस इनटू द लिक्विड फॉर्म, तो उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये भी आप लोगों के ज़हन में होना चाहिए, अक्सर एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन के ऊपर। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं, ठीक है। दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, ये जो है कहते हैं कि सॉफ्ट ऑन हीटिंग, जब हम लोग इनको हीट देते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। लास्ट पे यहाँ पर उसने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप लोगों के जहन में होने चाहिए, ठीक है, कि हमारे पास कौन सा सॉलिड क्रिस्टलाइन है और कौन सा एमॉर्फस है। नेक्स्ट डिफरेंसेस बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारे पास उसने एक पॉइंट लिखा कि हमारे पास ये जो NaCl होता है ये क्यूबिक नेचर होती है इसकी। नेक्स्ट वो कहते हैं कि हमारे पास इन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस वाटर मॉलिक्यूल आर पार्ट ऑफ द लिक्विड। कहते हैं कि हमारे पास जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसमें हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल उसका पार्ट होता है। जैसे आप लोग इस एग्जांपल में देख सकते हैं FeSO4, अब इसमें 7H2O भी है। ये एक एग्जांपल है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, इसमें देखें H2O भी है। अब ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि इसका हमारे पास ब्लू कलर होता है, अक्सर MCQ में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर उसने लिखा है कलर्स ऑफ द क्रिस्टल फेड्स अवे इन CuSO4 5H2O व्हेन इट इज़ हीटेड। कहता है कि जब हम लोग इसको हीट करते हैं, इस सॉलिड को हीट करते हैं तो उसका कलर जो है वो हट जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो उसमें हमारे पास हैबिट ऑफ क्रिस्टल में उसने लिखा है कि NaCl हमारे पास ये क्यूबिक होता है और इसके 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। हमने पहले भी बात की है कि ये इसकी क्यूबिक नेचर होती है। यहाँ पर एक और चीज़ भी उसके साथ आप ऐड कर लें कि इसके हमारे पास 6 फेसेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख लें, कहता है कि इफ 10% ऑफ द यूरिया इज प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड, तो हमारे पास वो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल देता है सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास एनिसोट्रोपी की है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग डेफिनेशन खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास उसने बोला कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज, हमारे पास ये जो है वो प्रॉपर्टीज है वो इसमें हम लोग को देख रहे होते हैं। तो ये भी आप लोगों के जहन में होना चाहिए, यहाँ से हमसे क्यूज आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो सिमेट्री में हमारे पास आप लोगों को प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन बस पता होना चाहिए। सेकंड थिंग हमारे पास आ जाती है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं कि डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हमारे पास सेम क्रिस्टलाइन शेप जो है वो देते हैं, तो उसको हम लोग आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये दो डिफरेंट सब्सटेंसेस जो कि सेम जो है वो शेप शो कर रहे हैं। तो इस तरह बाकी भी यहाँ पर एग्जांपल्स गिवन है, तो ये भी आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है। एटॉमिक रेशियोज भी गिवन है, तो भी आप लोगों के जहन में मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अक्सर MCQ आते हैं यहाँ से। उसके बाद हमारे पास है जी पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जब कोई भी एक जो है वो क्रिस्टल जो है वो डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाया जाए तो उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे हम लोग NaCl की एग्जांपल ले रहे हैं तो हमारे पास क्यूबिक फॉर्म में भी होता है और हमारे पास वो ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में भी होता है। तो इस तरह बाकी एग्जांपल भी गिवन है, तो ये भी आप लोगों ने मस्ट देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एलोट्रोपी आता है। एलोट्रोपी हमारे पास एलोट्रोप्स जो है ये ग्रीक वर्ड है, और एलोट्रोपी हमारे पास जो है वो कहता है कि एन एलिमेंट जो है वो मे एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो उस एलिमेंट को हम एलोट्रोपी कहते हैं, एलोट्रोप्स कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कार्बन की उसने बात की। कार्बन कहता है कि इसकी दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं। जब यही कार्बन हमारे पास डायमंड में होता है तो ये हमारे पास क्यूबिक फॉर्म में होता है, लेकिन यही कार्बन जब ग्रेफाइट में होगा तो ये हेक्सागोनल जो है वो फॉर्म में होगा, ठीक है। अब हमारे पास ऑक्सीजन के एलोट्रोप्स की उसने बात की है कि हमारे पास ऑक्सीजन के दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, ठीक है।
जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर उसने एक और चीज़ किया कि ये कन्वर्जन में हमारे पास जो है वो जो डेल्टा एच रिक्वायर्ड होती है, ये भी आप लोगों ने जहन में रख लेनी है। उसके बाद हमारे पास एलोट्रोप ऑफ सल्फर की वो बात करता है। तो सल्फर की हमारे पास 4 एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ से देख लोगे। अब पहली जो इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है रोहम्बिक सल्फर, इसमें हमारे पास उसने इसका कलर बताया है और उसने बताया कि ये कौन से टेम्परेचर पर स्टेबल होता है और ये किससे मिलकर बना होता है। ये S8 मालिक्यूल से मिलकर बना होता है रोहम्बिक सल्फ़र। दूसरा हमारे पास है मोनोक्लिनिक सल्फ़र, तो ये हमारे पास उसने बताया कि ये स्टेबल जो होता है ये 96 एंड 119 सेल्सियस के दरमियान जो है ये स्टेबल होता है और इसको जो है वो ये रोहम्बिक सल्फ़र में कन्वर्ट हो जाता है रूम टेम्परेचर पर। यहाँ पर हमारे पास तीसरा प्लास्टिक सल्फर, तो हमारे पास सुपर कूल्ड फॉर्म ऑफ सल्फर, और हमारे पास कौन सी होती है वो प्लास्टिक सल्फर होती है, ठीक है। और ये हमारे पास ट्रू फॉर्म नहीं होती, ठीक है, ट्रू एलोट्रोप नहीं होता, ये भी आप लोग डिज़ाइन में चाहिए। और फर्दर ये कि हमारे पास ये H2S में जो है वो इनसॉल्युबल होता है। आप लोगों को पूछा जा सकता है कि हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रोप ऑफ सल्फर इज इनसॉल्युबल इन H2S, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग सल्फर इज सुपर कूल्ड फॉर्म ऑफ सल्फर, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग सल्फर एलोट्रोप ऑफ सल्फर इज़ नॉट कंसिडर्ड टू द ट्रू एलोट्रोप। तो इस तरह से MCQ यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है, ये भी आप लोगों ने मस्ट जहन में रखने हैं। हाँ, उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। बेसिकली ये वो टेम्परेचर है जिसमें हमारे पास 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। ऐसे टेम्परेचर को हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। यहाँ पर कुछ उसने सब्सटेंसेस दी हुए हैं, उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स दी हुए हैं कि कौन कौन सी 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो एग्जिस्ट करता है एट दिस टेम्परेचर। तो आप लोगों ने ये इस टेबल को याद करके ना यहाँ से MCQ बन के आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्रिस्टल लेटेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास उसने फर्स्ट चीज़ जो मेंशन की कहता है कि द सिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन अ क्रिस्टल को हम लोग लेटेस्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को यूनिट सेल का पता हो कि व्हाट इज़ यूनिट सेल एंड व्हाट इज़ लेटेस्ट, ठीक है। तो ये अक्सर MCQ में डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं, अक्सर क्या मोस्टली पूछी जाती हैं। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि ईच Na आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन आइंस, ठीक है। एक Na आयन को 6 क्लोरीन आइंस ने जो है वो सराउंड किया होता है। साइज तो क्लोरीन आयन इज बिगर देन Na, और इन क्लोरीन आइंस का साइज़ भी बिगर होता है। कहते हैं क्लोरीन जो है वो इसके हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये जो सोडियम होता है इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ड्यू टू विच हम लोग कहते हैं क्लोरीन का साइज जो है बिगर होता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है और क्लोरीन का कितना है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। दोनों का 6 है, ठीक है। आफ्टर दैट कहते हैं कि देयर आर 8 क्लोरीन आइन इन ईच कॉर्नर। NaCl में हमारे पास हमें पता है कि NaCl क्यूबिक जो है वो नेचर का होता है। कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो 8 क्लोरीन आइंस होते हैं, ठीक है, ईच कॉर्नर पर। ये कुछ फिगरेटिक्स वैल्यू है, फैक्ट्स एंड फिगर्स है, तो ये भी आप लोगों ने मस्ट देखने हैं, ठीक है। यहाँ से अक्सर वो पूछ लेते हैं MCQ। उसके बाद हमारे पास फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं शेप ऑफ आयनिक सॉलिड्स पर। तो यहाँ पर आप लोगों को एक रिएक्शन गिवन है, इसका आगे उन्होंने डेल्टा H लिखा है। अब ये डेल्टा H एज इट इज़ नहीं पूछा जाता, ठीक है, फिगरेटिक वैल्यूज़ नहीं पूछी जाती। अब देखो माइनस है तो दिस इंडिकेट्स है कि दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कभी कभार इस तरह से रिएक्शन दे देते हैं और पूछते हैं कि हमारे पास एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी होती है। फर्दर हमारे पास ये जो है वो रेडियस रेशियो फाइंड करने के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया कि हमारे पास रेडियस ऑफ द कैटाइन और रेडियस ऑफ एनाइंस। यहाँ पर उसने डिफरेंट ऑफ आयोनिक सॉलिड्स की शेप यहाँ पर मेंशन की और यहाँ पर उनका आयोनिक रेडियस या रेडियस रेशियो जो है वो लिखी है, ठीक है। आप लोग जो है वो इनको भी जो है वो जहन में रख लें। बाय द वे यहाँ पर उसने एक और चीज़ बताई कि हमारे पास अगर जो है वो रेडियस रेशियो 0.732 से ज़्यादा हो तो हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट जो वो ये दिए हुए हैं और आगे इनकी शेप्स लिखी हुई, कौन सा जो है वो बॉडी सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट है और किसकी क्या है, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रख लेना, ठीक है। मोस्टली वो NaCl का पूछते होते हैं, तो वो भी यहाँ से आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी। तो अगेन यहाँ पर देखें टेम्परेचर्स के माना, अगर नेगेटिव टेम्परेचर हुआ तो दिस मीन्स दैट इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर पॉजिटिव हुआ तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं कि डिक्रीज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द आइंस, ठीक है। हमारे पास जो है वो अगर आइंस के साइज़ जितना इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी उतनी डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। ये भी चीज़ भी आप लोगों ने जहन में रख लेनी है। और लेटेस्ट एनर्जी का जो है हमारे पास आयोनिक चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। हमने पहले बात की थी कि लेटेस्ट एनर्जी का हमारे पास साइज ऑफ आयन के साथ इन्वर्स रिलेशन है और इसी का हमारे पास आयोनिक चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने जहन में रख लेनी है। फर्दर मोर हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं
आयोनिक क्रिस्टल और कोवलेंट क्रिस्टल में। कोवलेंट क्रिस्टल में आप लोगों ने इसकी एक एग्जांपल याद, डायमंड हमारे पास ये कोवलेंट क्रिस्टल शो करता है, ठीक है। फर्दर हमारे पास आयोनिक क्रिस्टल जो होते हैं, हमारे पास इनकी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है और ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, जबकि हमारे पास ये जो कोवलेंट क्रिस्टल होते हैं हमारे पास ये बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट हमारे पास कोवलेंट क्रिस्टल, लेकिन ये गुड कंडक्टर होता है। बाकी सारे जितने भी हमारे पास कोवलेंट कंडक्टर्स हैं या कोवलेंट क्रिस्टल्स हैं सॉरी, वो सारे बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फर्दर हमारे पास है जी लो डेंसिटी एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो जैसे कि हम पता है कि डेंसिटी का हमारे पास जो रिलेशन है वो मैस और वॉल्यूम होता है। मैस के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है और वॉल्यूम के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन होता है, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहते हैं कि 9% मोर स्पेस दैन लिक्विड। आइस में हमारे पास 9% जो है वो स्पेसिस जो है वो बिटवीन द मालिक्यूल्स वो इंक्रीज़ हो जाती हैं लिक्विड के मुकाबले में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने जहन में बिठा लेना है। यहाँ पर इन्हीं की हमारे पास हाई हीट ऑफ फ्यूजन भी होती है आइस की, तो ये डेल्टा एच आप लोगों ने याद रख लेना है। पॉजिटिव था, नेगेटिव था, या क्या था, 6.02 किलो जूल पर मोल, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रख लेना है। एप्लीकेशन देख लेते हैं हमारे पास रियल लाइफ में। कहता है कि आइस ऑब्जॉर्ब 333 जूल ऑफ एनर्जी फॉर एवरी ग्राम ऑफ आइस टू मेल्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने जहन में रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर एंड मेटालिक क्रिस्टल्स में हमारे पास जो है वो सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड में कहता है कि सॉलिडिफाइड गैसेस दीज आर नॉन पोलर होती हैं, ठीक है। सॉलिडिफाइड गैसेस नॉन पोलर होती हैं और इनकी फर्दर हमारे पास कहते हैं कि 3 टाइप ऑफ द फोर्सेज जो है वो इनमें प्रेजेंट होती है, जो इनको जो है वो पैक्ट करने की कोशिश करती हैं, पैक्ट रखती हैं। वो हमारे पास उसमें आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस, एंड लास्ट में हमारे पास वंडर वॉल फोर्सेज आ जाती हैं। एग्जांपल्स देख लें तो हमारे पास अब बेसिकली हमारे पास ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं इसमें हमारे पास कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आइस और शुगर ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और ये किस में आते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की एग्जांपल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में हमारे पास ये आप लोग देख सकते हो और इनको आप लोगों ने ध्यान में रखना है। यही चीज़ें होती है जो MCQs में आती हैं। हम लोग इस वक्त जो है वो इनको ठीक तरीके से फोकस करके पढ़ नहीं रहे होते, फिर बाद में यही चीज़ें जो है वो MCQ में आती है तो हम लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। यही वो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि वो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपके एग्ज़ाम में जो है वो ऐड करता है। प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। कहता है कि हमारे पास ये जो पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास ये वोलेटाइल होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं और इनकी डेंसिटी जो है वो लोअर होती है। मेटालिक सॉलिड्स की बात करें तो एग्जांपल आप लोगों के जहन में होनी चाहिए, ये लास्ट पे लिखी हुई है। आफ्टर दैट इसकी प्रॉपर्टी में भी ये बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये जो है वो लस्ट्रस सर्फेसिस होती हैं इनकी और ये जो है वो मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। फर्दर हमारे पास जो पॉइंट्स हैं इसमें हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स क्या होते हैं। कहते हैं कि सम सॉल्ट्स ऑब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो उन ऐसे इस तरह के जो हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं उन्हें हम लोग हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल CaCO3 हमारे पास CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि ऐसे वो कौन से सॉल्ट्स होते हैं जो कि हमारे पास एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमारे पास वो हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स होते हैं। हाउ टू गेट द सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द सेलाइन सोल्यूशन। तो एट टेम्परेचर -3.4 पर हम लोग जो है वो सेलाइन क्लोराइड जो है वो हासिल कर सकते हैं फ्रॉम सेलाइन सोल्यूशन। तो ये आप लोगों के ध्यान में रखना चाहिए टेम्परेचर। लास्ट पे आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है, वो ये टेबल है, ठीक है। यहाँ से आप लोग जो है वो इजीली इन चीज़ों को मेमोराइज़ कर सकते हो। असल में ये जो चीज़ें होती है ये कन्फ्यूजएबल चीज़ें होती हैं जिन बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये टेबल है, आप स्क्रीनशॉट इसकी लेकर जो है वो यहाँ से इसको देख सकते हो और अपने पास नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट में जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और डायमंड में जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये भी आप लोगों ने जहन में रख लेना है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 सॉलिड्स जो कि हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा फर्दर आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो।
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।